प्रिय मित्रों, आज मैं जिस मैटर को डिस्कस करने जा रहा हूँ वह मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर को लोग भगवान समझते हैं, लेकिन वो भगवान है नहीं। वह भी इंसान है, हार्ड मांस का आपकी तरह, मेरे और आपकी तरह वह सब कमज़ोरियाँ हम में भी हैं जो दूसरे एक्सपर्ट्स या दूसरे एरिया के लोगों में होती हैं। हम क्योंकि इंसानों के उस समय में काम आते हैं जब उनकी मृत्यु और जीवन का संघर्ष चल रहा होता है, और उस समय वास्तव में कोई भी मदद करने वाला आपको भगवान ही दिखाई देगा। शुरू में जो डॉक्टर को भगवान मानते थे लोग, तो उनकी गलतियों पे या उनके हाथों में डेथ हो जाने से कोई निराश नहीं होता था। मैं अपना एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं बीकानेर में इंटर्नशिप कर रहा था, और इंटर्नशिप करने के पहले ही दिन मेरे जो सीनियर रेजिडेंट थे डॉक्टर श्री प्रेमनाथ, वो मुझे और मेरे साथ, जो मेरे बेड को के एक बेड जो है वो 2 लड़कों को या बच्चों को इशू होता है, तो दूसरे जो मेरे साथ मेरा क्लास फेलो था, दोनों के सामने हमें पहले ही दिन ले गए ये दिखाने के लिए कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। जिसके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स का लगाना था, वह व्यक्ति काफ़ी वृद्ध था। ये बात है 1970-71 की। वो काफ़ी वृद्ध थे, 65-66 साल के होंगे, जो उस समय में काफ़ी उम्र समझी जाती थी। उन्होंने हमें समझाया कि कैसे इंजेक्शन लगाना होता है। हम दोनों जो है बेड के दोनों साइड पे खड़े थे, देख रहे थे, समझ रहे थे जो बता रहे थे, और बताते बताते ही उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। और इंजेक्शन लगा के जैसे ही बाहर निकाल के वो खड़े हुए और मुड़ने लगे, तो उनके लड़के ने, जो बीमार थे, उनके लड़के ने कहा कि पिताजी तो गए, क्योंकि उसने देखा कि एकदम से उनके पिता में परिवर्तन आया है, और उसने पल्स देखा तो उसको पल्स महसूस नहीं हुई। तो उसने एकदम से कहा कि डॉक्टर साहब पिताजी तो गए। हम सब ने मुड़ कर के देखा और वास्तव में कंफर्म किया जब उन्होंने स्टेथोस्कोप से कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो हम तीनों प्रैक्टिकली बहुत उदास हो गए। और मैं तो रोने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि पहले ही पेशेंट में आए और उसकी डेथ हो गई। ये मुझे बहुत बुरा एहसास दिया, और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रोने लगा। और बाकी मेरे जो दोनों मेरे साथी और जो सीनियर थे, वो भी काफ़ी उदास हो गए। अब उनके बच्चे वगैरह सभी उसी वार्ड के बाहर खड़े थे। जब उनको खबर लगी तो वो सब लोग आ गए, और वो हम तीनों को सांत्वना देने लगे कि साहब कोई ऐसा माइंड में आप मत करिएगा, आपने तो जो भी इंजेक्शन लगाया वो गुड इंटेंशन से लगाया। अब इनका समय ही इतना था, तो कोई क्या कर सकता है। आप इसको अपने दिल में मत लीजिएगा। और मेरे को वो काफ़ी सांत्वना देते रहे, पीठ पे हाथ फेरा। बाकी लोगों को भी उन्होंने उसी तरह से सांत्वना दी, सीनियर रेजिडेंट थे उसको भी दी, सबको दी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति थी मेरे लिए, क्योंकि इसने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी और चीज़ों को समझने में मदद की। अब आज के इसी सीन के बारे में अगर आप सोचेंगे, तो शायद हम में से कोई भी बिना कोई हड्डी तुड़वाए वापस नहीं आ सकता था। हमारी ज़रूर पिटाई हो गई होती, या केस भी दर्ज हो गया होता, और शायद हम पुलिस की कस्टडी की हवा भी खा चुके होते। आज इतना परिवर्तन आना 70-71 से इतने समय में 50-52 साल का लगे हैं, लेकिन ये परिवर्तन तो आज से 25-30 साल पहले शुरू हो चुका था लोगों के सोचने का।
अब उनके लिए कोई भी डॉक्टर भगवान नहीं था, बल्कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वह एक कमाई का साधन बन गया कि चलो एडिशनल कोई केस करेंगे तो पैसा मिलेगा, डॉक्टर साहब कुछ देंगे ही 5-10 लाख रुपए। दूसरा, उधर कानून ने भी इस पे अपना कड़ा रुख बनाना शुरू किया। ये कड़ा रुख वास्तव में यूरोप से शुरू हुआ, यूरोप में भी खास करके इंग्लैंड से शुरू हुआ, जहाँ पे मरीजों ने काफ़ी समय पहले यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरू से ही उन्होंने डॉक्टरों से अगर किसी की डेथ हो जाती है या उसका नुकसान हो जाता है तो उनसे कंपनसेशन करने की डिमांड या इवन क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट करने की डिमांड करना शुरू कर दी थी। और उसी के कारण दो कॉन्सेप्ट बने। एक कॉन्सेप्ट बना सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसमें सिर्फ सिविल नेग्लिजेंस का, जिसमें डॉक्टर से सिर्फ कंपनसेशन मांगा जाता था और कोर्ट्स दिल भर के लोगों को कंपनसेशन दिलाया करते थे। छोटी छोटी बातों पर भी इतना ज़्यादा कंपनसेशन मिल जाता था कि डॉक्टर तो कंगाल हो जाता था और पेशेंट का रिश्तेदार बहुत मालामाल या पेशेंट खुद मालामाल हो जाता था। उसी के साथ में क्रिमिनल नेग्लिजेंस का भी कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, कुछ मामले ऐसे हैं जिससे पूरा समाज खतरे में है, इसलिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी डॉक्टरों पर लगने लगी और डॉक्टरों ने उसको सहा। लोग डॉक्टर जेल भी गए, अपना लाइसेंस भी उनका ख़त्म कर दिया गया और बहुत तरह के पनिशमेंट डेवलप हुए। उसी तरह जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आई तो उन्होंने भी इस बात को अपने एथिकल इश्यूज़ में इंक्लूड किया और उन्होंने भी उनका जैसे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ख़त्म करना या परमानेंट रजिस्ट्रेशन ख़त्म करना, इस तरह की विधियां उन्होंने स्टार्ट की। हिंदुस्तान में और बाकी जगह भी एक नया डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही एक जो उस समय हमको अजीबोगरीब लगा था, आज तो नहीं लगता कि हम आदी हो चुके हैं। वो एक स्पेशल कोर्ट्स आए कंपनसेशन के लिए। जो कंपनसेशन अगर आपने डाला है, आपको डिफेक्टिव कोई अगर चीज़ आपने खरीदी है तो उसके लिए अलग से कोर्टों की व्यवस्था की गई, जिन कोर्टों में कंज्यूमर कोर्ट जिनको कहा गया, और वहाँ जा कर के आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। अब इस स्थिति में तब तक डॉक्टर भी एक दुकानदार बन चुका था, उसका स्टेटस एक दुकानदार के बराबर हो चुका था। भगवान से वो नीचे उतर चुके थे और उनका स्टेटस एक दुकानदार पे ले आए और जनता की जो एक विश्वास थी वह विश्वास एक अलग रूप में प्रकट होने लगे। अब इन कंज्यूमर कोर्ट्स में भी केस जाने लगे, खूब मात्रा में जाने लगे। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इस सारी समस्याओं का हम कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह के आने से पहले या कंज्यूमर कोर्ट आने के बाद किस तरह से इनका सॉल्यूशन करते थे। एक्चुअली बहुत शुरू से ही कुछ लोग कंप्लेंट करने वाले होते ही हैं। तो शुरू में तो हमारा एक जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होते थे वो वीकली एक डेथ कमेटी मीटिंग बुलाया करते थे और इस डेथ कमेटी में जितनी की भी हफ्ते भर की डेथ्स होती थी और उसमें उनका ब्यौरा लिया जाता था। उनकी केस शीट्स जो होती, जो हिस्ट्री शीट्स थी, उनको मंगवाया जाता था, उनको जांचा जाता था, परखा जाता था और सब तरह के सारे एक्सपर्ट वहाँ बैठते थे, इंक्लूडिंग हम लोग भी, मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स भी। और हम भी अपना ब्यौरा, जो डेथ्स हमारे पास में हॉस्पिटल की होकर के आती थी, उसका भी हम लोग ब्यौरा देते थे कि क्या उसमें कोई नेग्लिजेंस का या किसी चीज़ के रहने का इशू है क्या। क्योंकि इंसान पे जब काम करता है तो कुछ ना कुछ, चाहे गलतियां नहीं हों, लेकिन अगर पेशेंट को नुकसान हो जाता है तो उसको पेशेंट तो गलती ही मानता है, क्योंकि वो तो ठीक होने आया था और वो ठीक नहीं हुआ, कुछ और ख़राब हो गया, तो वो तो उसे डॉक्टर की गलती ही मानेगा। जबकि वास्तविकता में ऐसा हर बार होता नहीं है। तो हम लोग उस डेथ कमेटी में जाया करते थे मेडिकल ऑफिस में। मेरा ख्याल है कि फ्राइडे
या सैटरडे को यह मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें सब क्लिनिशियंस भी आते थे और हम लोग भी जाते थे, पैथोलॉजी वाले भी आते थे, और हर डेथ को डिस्कस किया जाता था। इस तरह हर डेथ पे एक स्क्रूटनी चलती थी। उसके बाद कुछ लोगों ने डेथ के बाद में कंप्लेंट करना शुरू किया, और उन कंप्लेंट करने पर उनकी फिर एक अलग से, इसका सबसे पहले मैं ही उस वक्त हेड हो गया था। मैं काफ़ी यंग एज में हेड बन गया, और हेड जब नहीं भी था तब भी प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट का काम मुझे ही देखना पड़ता था, क्योंकि मेरे जो बॉस थे डॉक्टर जगदीश चंद्रा, वो थोड़े काफ़ी व्यस्त रहने लगे थे अपने आखिर के दिनों में, समय में। तो वहाँ पे समस्याएं जब मेरे साथ डिस्कस होने लगी तो हमने उनको एक नया तरीका हम लोगों ने शुरू किया। शायद हम लोग ही थे जिन्होंने 80s में ही, 80s से भी पहले, जिन्होंने डेथ इंक्वायरीज शुरू कर दी कि किसी की भी कंप्लेंट आए तो उस पर बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बना करके और सब डॉक्टर्स को बुला करके, जैसे वो एक इंक्वायरी कमेटी के सामने अपीयर होते हैं, वो अपने बयान दर्ज करवाते थे। रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता था, पेशेंट के जो हैं कंप्लेनेंट को भी बुलाया जाता था, और एक नर्स से लेकर प्रोफेसर तक जो भी उस प्रोसेस में, उसके पीरियड ऑफ स्टे में हॉस्पिटल में जो इन्वॉल्व हुए करते थे, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स अक्सर इन्वॉल्व होते थे, कंसल्टेशंस उनकी होती थी, उन सब को बुलाया जाता था और उनके बयान नोट किए जाते थे। ये व्यवस्था हमारी 80 के आसपास से चल रही थी। मेरे ख्याल में जब से हमारे डॉक्टर AN सफाया आए और हमारी बात हुई, तो उसके बाद से ही इस चीज़ को, इसका इस तरह से प्रावधान शुरू कर दिया गया था। अब उसमें एडवांटेज ये होता था कि जो रिश्तेदार हैं उनको भी बुलाया जाता था, जो कंप्लेनेंट है उनको भी बुलाया जाता था, और उनको एक मौका दिया जाता था 7-8 डॉक्टरों के बीच में अपनी बात कहने का और एक डायरेक्ट डिस्कशन करने का। यह एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका था लोगों में फिर से विश्वास पैदा करने का, क्योंकि उससे उनको विश्वास होता था कि हमारी बात को कोई लाइटली नहीं ले रहा है। और काफ़ी कुछ बातें 99% केसेस में वो डॉक्टर्स, इतने सारे जब डॉक्टर्स बैठे हैं और कुछ अपने वो प्रश्न भी बना के लाते थे, लोग प्राय सभी प्रश्न बना के लाते थे और उसका वो उत्तर चाहते थे, तो उनको जब सुचारू रूप से उत्तर मिल जाता था तो वो बहुत ही प्रसन्न होते थे। मुझे मालूम है डॉक्टर SN वाधवा जो यूरोलॉजी के थे, वो मेरे साथ सर्जिकल केसेस में इनवेरिएबली इंक्वायरीज में एसोसिएट होते थे। शायद जैसा मुझे याद आ रहा है, उस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर्स के इंचार्ज भी हुआ करते थे, और इसी कारण से वो मेरे साथ बहुत से केसेस में वो संबंधित रहे। और इस तरह से यह एक इफ़ेक्टिव, और जब नतीजा निकलता था तो उसकी जो भी फाइंडिंग्स थी वो एडमिनिस्ट्रेशन को, मीन्स जो कमियां थी या कमियां नहीं थी, वो सब इंटीमेट की जाती थी, और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक्शन लेता था। किसी को नोटिस इशू करना है, या डिपार्टमेंट को कहना है, या जनरल सर्कुलेशन इशू करना है। जैसे मुझे मालूम है, सबसे पहला जो प्रश्न हमारे यहाँ उठा था वो था कंसेंट का। एक व्यक्ति ने कहा कि आपकी कंसेंट, उस वक्त क्या था कि एक कॉलम होता था केस शीट के ऊपर फ्रंट पेज के बैक में, और उसी में प्रिंटेड कंसेंट थी 2 लाइन की, जिस पे वो सिग्नेचर हम लोग ले लिया करते थे एडमिशन के टाइम में ही। यह प्रोसीजर चंडीगढ़ में भी था और यही प्रोसीजर हमारे यहाँ पे चल रहा था। शायद उन्होंने हमारी कॉपी की होगी, क्योंकि हम लोग पहले एग्जिस्टेंस में आए। अब उस प्रोसीजर के अंतर्गत जो ब्लैंकेट मीन्स कंसेंट थी, तो ये ब्लैंकेट किसी भी ऑपरेशन या प्रोसीजर की कंसेंट थी, और जो चंडीगढ़ वाले PGI चंडीगढ़ थे वो हमसे भी एक कदम आगे निकल गए। वो उसमें पोस्टमार्टम की कंसेंट भी ले लेते थे कि अगर डेथ हो गई तो मैं अपने पोस्टमार्टम के लिए भी कंसेंट देता हूँ, जो बिल्कुल गलत थी। मुझे नहीं मालूम आज वो सिस्टम है कि नहीं है। तो किसी ने सबसे पहले उसी को चैलेंज किया था
कि ये आपने की कंसेंट जो है ठीक नहीं है। और फिर एक मीटिंग हमारी बैठी, उस मीटिंग में सारे यंग प्रोफेसर थे, एक डॉक्टर मित्रा होते थे पीडियाट्रिक सर्जरी के, वो भी थे। रादर उन्होंने भी खुद स्वयं भी ये प्रश्न उठाया कि यह आपकी कंसेंट एडिक्वेट नहीं है। तो इस तरह से एक कमेटी बनी और उस कमेटी में हमने काफ़ी अच्छा हम लोगों ने काम किया। सारे यूरोप की और इधर उधर की सारे कंसेंट फॉर्म्स वगैरह मंगा करके, और हमने पहली दफ़ा किसी हॉस्पिटल ने कंसेंट के प्रोसीजर को समझा, और हमने काफ़ी 4 पेज का लंबा चौड़ा हर चीज़ पेशेंट को एक्सप्लेन करते हुए एक कंसेंट फॉर्म बनाया। और हालांकि उसको इम्प्लीमेंट करते करते 4-5-6 साल लग गए, लेकिन उसकी फाउंडेशन उस वक्त पड़ गई। और बाद में सब ने, मेरे ख्याल में जितने भी नए हॉस्पिटल दिल्ली में आए हैं, चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, सब ने धीरे धीरे उसी फॉर्मेट की नकल करते हुए, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करते हुए, ऊपर नीचे करते हुए अपने सारे कंसेंट फॉर्म्स को रिवाइज कर लिया। क्योंकि तब तक कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट भी आ गया, तो उधर भी डिमांड थी कि भाई आपके कंसेंट प्रोसीजर तो मस्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से कंसेंट का उसका भी चलता गया। तीसरा जो एक डेवलपमेंट हुआ इस कंज्यूमर एक्ट के आने के कारण, कि वह कंज्यूमर कोर्ट ने भी और लोगों ने भी डायरेक्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखना शुरू कर दिया। कोर्ट ने भी लिखा कि इस तरह से है, आप हमें मदद करें इसमें प्रोसीड करने के लिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग बुलाई शुरू के पीरियड में ही, जिसमें मैं प्रेजेंट था, और 1-2 और प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो थे उनको बुलाया गया था, वो लोग थे। तो मैंने उनको ये ओपिनियन दिया कि आप बोर्ड बना करके, जैसा हम करते हैं, गेम्स में करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, उसी तरह आप भी बोर्ड्स बना करके और इंक्वायरी करें, और इंक्वायरी करके हमारी नज़रों में वो नेग्लिजेंस तक की अमाउंट तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, उसको डिस्कस करें। क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल था कि जजेस उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं इस बात को समझने के लिए, बीइंग नॉन मेडिकल, जितना कि मेडिकल आदमी स्वयं अपनी गलती को समझ सकता है। जजेस कुछ बातें ऑमिट भी कर सकते हैं, कुछ अपनी कल्पना से क्रिएट भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह की संभावनाएं बनी रहती थी। तो उस कमेटी ने ये तय किया कि जो भी इस तरह की कंप्लेंटें होंगी, वो MCI जो है एक बोर्ड बना करके उनका जवाब देगी, ये कम्युनिकेट कर दिया गया। उसके बाद 2-2 जगह इंक्वायरी होने लगी। कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने भी हमारे ही फॉर्मेट को देखते हुए उसको एक स्टैंडर्ड मान के अपनी इंक्वायरी शुरू की, और इधर मेडिकल काउंसिल ने भी अपनी इंक्वायरी शुरू की। और बहुत बार जो पहले तो मेडिकल काउंसिल से पहले तो कुछ हमारे पास ऐसे रिपोर्ट कई हैं जहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट ने हमको कहा कि उनको सिर्फ हमारी रिपोर्ट ही मिलती थी इंक्वायरी कमेटी की, तो हमसे इंक्वायरी करवाई गई। तो ऐसे कैसे भी हैं जिनके जो केस हमारे हॉस्पिटल के नहीं थे, लेकिन इंक्वायरी उनकी हमसे करवाई गई। उसके अलावा ये पुलिस वालों को सबको खबर हो गई, तो हर नेग्लिजेंस डेथ में वो हम लोगों के पास आने लगे। किसी भी हॉस्पिटल डेथ हो रही है कि उनको पता चला कि ये एक सिस्टम है। इवन गाजियाबाद, यूपी से, इधर उधर बाहर से भी इस तरह के केसेस आने लगे, और हम लोगों ने बाकायदा उन केसेस को उसी तरह से डील किया जैसे अपने केसों को जिस प्रोसीजर से डील करते आ रहे थे। मैंने सोचा कि उनमें से देखता हूँ मुझे कोई केस अच्छी तरह से मिल जाए, तो कोई केस नहीं मिला। एक 1996 का केस जो था वो मेरे को मिल गया, जहाँ पे एक स्वाति गुप्ता करके डॉक्टर थी, और जो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती हुई थी 30 मार्च 1986 को यूनिट 3 में। और वह अटेंड करते वक्त जो है, यह मैं डॉक्टर्स का कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उनकी जो है डेथ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर ही। इस पेशेंट की डेथ हो जाने के बाद जो है, एक्चुअली भर्ती वो गायने में हुई थी, लेकिन उनको प्रिंसिपल प्रॉब्लम बाद में फीवर की हो गई। उस फीवर की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर आर गुलेरिया, जो बाद में डायरेक्टर भी रहे, उन्हीं के पास में
उनका ट्रीटमेंट चला। और गायनी का ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर सुनेश कुमार थे, जो अब शायद रिटायर हो चुके हों, उनके पास में चल रहा था। और वस्तुतः हुआ क्या था कि डॉक्टर आर गुलेरिया को जब बुखार आने लगा उस लेडी को, तो उनको रेफ़र किया, और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किए तो उनको मलेरियल पैरासाइट जो हैं वो ब्लड फिल्म में दिखाई दिए, और लेबोरेटरी ने भी मलेरियल पैरासाइट की पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी। अब जब मलेरियल पैरासाइट पॉजिटिव है तो नेचुरली मलेरिया तो है ही, इस बात को कोई काट नहीं सकता। तो उन्होंने मलेरिया का इलाज देते रहे, बट अचानक उनके पेट में दर्द हुआ और कुछ ऐसा लगा कि ब्लीडिंग वगैरह हुई हो, क्योंकि जब डॉक्टर मनचंदा ने देखा, उनको कार्डियोलॉजी वालों को बुलाया गया, जब उनका ब्लड प्रेशर वगैरह लो जाने लगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको कुछ प्रॉब्लम है जो पेंक्रियाज के आसपास भी हो सकती है और एब्डोमिनल में कुछ हो सकती है। तो उन्होंने वो अल्ट्रासाउंड के लिए उनको रिकमेंड किया कि साहब इनको तुरंत अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। तो जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो इंटरनल ब्लीडिंग के काफ़ी एविडेंसेस मिल गई रेक्टस रीजन वगैरह में। तो वो सब मिलने के बाद में ये हुआ, और उन्होंने स्पेसिफिकली फिर डेंगू का टेस्ट करवाया। तो डेंगू का टेस्ट करवाने पे भी प्रॉपर डेंगू पॉजिटिव आया। अब जब डेंगू पॉजिटिव आया और ट्रीटमेंट मलेरियल पैरासाइट का चल रहा था, मलेरिया का चल रहा था, तो उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने इसको इशू बनाया और उसको कंप्लेंट किया कि साहब इनको क्लोरोक्विन वगैरह दे रहे थे, बिल्कुल ठीक है, मेटा कैफिन उस वक्त आया करती थी, मेटाकल्फिन वो भी दी है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इनको डेंगू के ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, प्लेटलेट्स इनकी नहीं देखी गई, तो इसलिए इनको मीन्स ये नेग्लिजेंस है। उधर हम जो हॉस्पिटल का कहना था उनको, जो बिल्कुल सही था, कि डॉक्टर आर गुलेरिया ने जब टेस्ट किया वो मलेरियल पैरासाइट पॉजिटिव थे। दोबारा से फिर जब टेस्ट किया गया फिर मलेरियल पैरासाइट पॉजिटिव थे, और मलेरियल पैरासाइट के सिम्टम, मलेरिया के सिम्टम और डेंगू के सिम्टम्स इतने मिलते हैं कि जब एक एविडेंस आपके पास में है तो पहले आप उसको मैनेज करेंगे। बीच में हो सकता है डेंगू हो गया हो या पहले से डेंगू हो, दोनों चीज़ें एक साथ हों, वो हो सकती हैं, एक वायरल है एक पैरासाइट इन्फेस्टेशन है, तो वो हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन इसमें कोई नेग्लिजेंस का प्रश्न नहीं बनता। क्यों कि उनका ट्रीटमेंट और टेस्ट पॉजिटिव जो मलेरिया, जो उनको क्लोरोक्विन दे रहे थे, एरिथ्रोमाइसिन उन्होंने क्या कहते हैं उसको, प्रिवेंटिव मेजर दिया कि और कोई साथ में इधर उधर इन्फेक्शन हो तो वह भी उससे ठीक हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या कुछ ऐसी बात हो। लेकिन कोई डेंगू का स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं किया गया। ये इंक्वायरी हमारी काफ़ी चली, और इस इंक्वायरी में जितने डॉक्टर थे वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, और उन्होंने आखिर तक हमने पूरा डिटेल्ड, बहुत लंबी चौड़ी हमारी फाइंडिंग्स थी इस केस की, और फाइनली एक एक व्यक्ति को इसमें बुलाया गया, इंक्लूडिंग उनके कंप्लेनेंट्स को भी, और हमने इस रिपोर्ट को फाइनल किया। और अब मैं बताता हूँ कितने हम लोग थे। किसी भी एरिया को जिसके सिम्टम्स थे उसको हमने नहीं छोड़ा, उस एक्सपर्ट को इंक्लूड किया। इसमें मैं चेयरमैन था एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, दूसरे डॉक्टर रीटा सूद जो एडिशनल प्रोफेसर थी उस वक्त इसमें मेडिसिन में, तीसरे डॉक्टर अलका कृपलानी, क्योंकि उनको मेडिकल की प्रॉब्लम भी थी, गाने की प्रॉब्लम भी थी, उसकी जिसके लिए भर्ती हुई थी वो भी उस वक्त एडिशनल प्रोफेसर हुआ करती थी, उनको लिया गया था। डॉक्टर पी मंडल जो एडिशनल प्रोफेसर थे एनेस्थीसिया में, उनको भी इसमें रखा गया। और इसके अलावा डॉक्टर जे बग्गा जो कि एसोसिएट प्रोफेसर थे उस वक्त पीडियाट्रिक्स के, अरविंद बग्गा, सॉरी मैं नाम भूल गया, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं अरविंद बग्गा, तो अरविंद बग्गा थे। और साथ में डॉक्टर एस बाली जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर थे सर्जरी में। तो इस तरह से पूरे डिपार्टमेंट्स का, और साथ में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को हमने बनाया मेंबर, सेक्रेटरी
डॉक्टर डी.के. शर्मा को। तो इस तरह से वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपके काफ़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जो आपके प्रोसीडिंग्स का है और सब है, फाइलों का है, या लोगों को बुलाने का ही है एज ए विटनेस, तो नेचुरली एक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस का इफ़ेक्ट अलग से पड़ता है। इसलिए हमेशा हम लोग जो है, जो मेडिकल मेंबर सेक्रेटरी जो है, वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, दूसरा भी ये प्राइमरली तो सब कुछ हॉस्पिटल का मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के अंदर ही है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही है, तो उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो वैसे भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरह से जब 7 डॉक्टरों की एक कमेटी डिटेल्ड में और हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, हर चीज़ के सबके बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कोर्ट में करते हैं ओथ पे, तो सारा वो करने के बाद में, ये सब देखने के बाद जो कोर्ट हैं, क्योंकि हमें बड़ी इस बात की खुशी है कि हमारी जितनी रिपोर्टें थी उन सब को कोर्ट्स ने माना, और कोर्ट्स ने भी इस चीज़ को शुरू करवा दिया। सिविल कोर्ट्स ने भी और कंज्यूमर कोर्ट्स ने भी, उन्होंने भी ये बोर्ड का सिस्टम जो बना उसको शुरू करवा दिया। जिस केस में नहीं होता था वो मेडिकल काउंसिल को लिखते थे, और मेडिकल काउंसिल में तो हम लोग पहले डिसाइड कर ही चुके थे कि एम्स की गाइडलाइंस पे ही वो भी उसी तरह की उसमें इंक्वायरी करेंगे। तो इस तरह से ये सब हुआ, और आज किस स्टेज तक ये मामला चल रहा है, क्योंकि नेग्लिजेंस के कंप्लेंट्स तो बंद कभी होती नहीं, तो ये अब भी चल रही होंगी। अब किस तरह से कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। मैंने सिर्फ इसका इतिहास और अपना इसके साथ एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है एक केस के थ्रू, कि भाई इस तरह से हम कर रहे थे। ये कोई पहला केस नहीं था 96 में हमारा, हालांकि ये पुराना हो गया, रफली 4 और 27 साल पुराना केस करीब हो गया। 27 इट्स इज़ ए बिग टाइम, तो काफ़ी पुराना केस हो गया। लेकिन इससे पहले, जैसे मैंने कहा, 80s की भी रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल थी। 80s के भी केसेस जो हैं, अर्ली 80s के, जहाँ पे इंक्वायरी कंडक्ट की गई, और मेरे आदरणीय मित्र कहूँ या अपने गुरु कहूँ, एस.एन. वाधवा, उनका मेरे को इसमें काफ़ी सपोर्ट रहता था इन केसेस में कंडक्ट करने में। रादर सबसे पहले उन्हीं का मेरे को आशीर्वाद मिला, उनका मेरा साथ मिला, और वही चेयरमैन बने, मैं मेंबर सेक्रेटरी बना और वो चेयरमैन बने थे, और वहीं से चीज़ें शुरू होती गई और आज डेवलप्ड स्टेज में आ गई। पूरे भारतवर्ष में आज मेरे ख्याल में, जब तक मैं था तो सब जगह यही सिस्टम फॉलो हो रहा था। अब आज क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। धन्यवाद।